नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो ट्रांसपोर्ट की टेंशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। ट्रांसपोर्ट और टेंशन, इस बात को सुनकर आपका अटेंशन जरूर मेरी तरफ जाएगा। लेकिन अगर हम अपने देश की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत में जो ट्रांसपोर्ट है वो एक बड़ी समस्या बन रही है। न सिर्फ ट्रैफिक जाम, बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी, या यूं कहें कि अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी। सड़कें यूं ही नहीं सदियों तक सुन्न पड़ी रहती हैं। इतिहास में हुआ अच्छा बुरा सब गुजरता है इनकी छाती से। कभी लिखा जाता है, कभी नहीं लिखा जाता है। इतिहासकारों की पाती से नमस्कार। किसी भी देश के विकास में सुगम यातायात का विशेष योगदान होता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रगति का पथ सड़क। अगर हम अपने देश की बात करें तो 31 दिसंबर 2022 तक भारत में 63,31,791 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों का नेटवर्क स्थापित हो चुका है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। भारत के सड़क नेटवर्क का मात्रात्मक घनत्व हांगकांग के बराबर है। सड़कों के इतने बड़े जाल के बाद भी हमारे देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मुख्य साधन और लाइफ लाइन रेलवे है। अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे की कनेक्टिविटी बहुत हद तक देश के सुदूर अंचलों में अभी नहीं पहुंची है। रेलवे से लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग रोज़ाना सफ़र करते हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन से अपने गंतव्य तक जाने के लिए उन्हें बस, टेम्पो और अन्य सार्वजनिक वाहन की ज़रूरत होती है। वहाँ ट्रांसपोर्ट, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसकी व्यवस्था इतनी ख़राब है कि आए दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में छीना झपटी, आपराधिक मामले, ख़राब पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गंदे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सारी अव्यवस्थाएं देखी जाती हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसा बन गया है कि देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, मजबूर हैं, उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। वहीं अगर दूसरे देशों की बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अत्यधिक सुगम, सहज और सबसे बड़ी बात, बहुत ही कम खर्चे में उपलब्ध है। वहीं लग्जरी गाड़ियों को भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और टैक्सी में इस्तेमाल किया जाता है, और लोगों को उनके घर से दफ्तर, बिजनेस हब, सरकारी कार्यालयों तक सीधे पिक एंड ड्रॉप की भी सुविधा है। हमारे देश में एक बहुत बड़ा प्रोडक्टिव टाइम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, दूसरे हैं तो कम हैं, और जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो लोग मजबूरी में प्राइवेट व्हीकल से या प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन के मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे सड़कों पर बहुत ज़्यादा मात्रा में वाहन होते हैं, संख्या में वाहन होते हैं, और जिससे ट्रैफिक जैम लगता है और लोग अपने आने जाने के टाइम में बहुत सारा टाइम उनका अप एंड डाउन में खर्च होता है, या यूँ कहें कि ख़राब होता है। तो समय बचने के साथ साथ लोगों की लाइफ जो है उसकी प्रोडक्टिविटी भी घटती है, वो समय नहीं बचता है। वहीं अगर हमारे देश में भी सरकारें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए काम करें तो देश में रोजगार के नए अवसर तो पैदा होंगे ही, साथ ही निजी वाहनों की जो बाढ़ आई है सड़क पर, उससे जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिस अनुपात में निजी वाहन 2 पहिया और 4 पहिया रोज सड़कों पर उतर रहे हैं, उस अनुपात में सड़कें चौड़ी नहीं हो रही हैं। न तो एलिवेटेड रोड आ रहे हैं, न अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आ रहे हैं। तो आखिर ये जाएंगी कहाँ? आप देखिए, हमारे पास पार्किंग की जगह की कमी है, बेतरतीब वाहन सड़कों की तरफ खड़े रहते हैं। उसका रीज़न है कि जो लोग ऑफिस आते हैं, कोई नहीं चाहता कि वो ऑफिस आए, एक वाहन से आए, फिर वो अपने घर तक उसी वाहन से जाए। अगर उसको उसके घर से एंड माइल कनेक्टिविटी अगर किसी के पास है तो ज़रूरत नहीं है। बहुत कम जगहों पर लोग विदेशों में प्राइवेट कार इस्तेमाल करते हैं, जहां उन्हें लगता है कि वहां तक उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं जाना है या प्राइवेसी मेंटेन करनी है। लेकिन अधिकतर ऑफिस
के कामकाज और रोज़मर्रा के कामकाज के लिए वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स की उपलब्धता, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुगमता, उनकी क्वालिटी प्राइवेट वाहनों के जैसी ही है। तो आज इस शो में हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े सारे एंगल्स पर चर्चा करेंगे। देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत और उससे होने वाली समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि देश में लोग इंटरनेट पर ट्रांसपोर्ट और उससे संबंधित क्या क्या सवाल खोजते हैं, जिनको लेकर इंटरनेट अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार किस तरह के जवाब सजेस्ट करता है। भारत में ट्रांसपोर्ट को लेकर क्या है सबसे बड़ी समस्या? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहज उपलब्ध न होने की वजह से सड़कों पर बढ़ती वाहनों की संख्या ट्रैफिक जैम की समस्या पैदा करती है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा आईटी हब बेंगलुरु दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भीड़-भाड़ वाला शहर है। यातायात के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए ज़रूरी उपाय क्या हैं? हर किसी को ड्राइविंग नियमों के बारे में पता होना चाहिए। सुरक्षा के लिए ट्रैफिक साइंस की महत्वपूर्ण जानकारी लोगों को बताना चाहिए और सड़क नियमों का पालन दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम कर सकता है, इसलिए उनकी जानकारी होनी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहज उपलब्ध न होना अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डालता है? देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुगम न होने की वजह से शिपिंग लागत में बढ़ोतरी, अपॉइंटमेंट छूट जाने या देरी से होने वाली उत्पादकता का नुकसान, ये सब ऐसे कारण हैं जो बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी से होते हैं। यात्रा की उच्च लागत और धीमी आर्थिक वृद्धि, इस तरह के भी नकारात्मक प्रभाव आते हैं जिन्हें आर्थिक रूप से महसूस किया जाता है। साथ ही निजी वाहनों की भीड़ और ट्रैफिक की वजह से वायु प्रदूषण में वृद्धि और लोगों के दैनिक जीवन की गुणवत्ता में गिरावट का सामना करना पड़ता है। और अब वो सवाल जो लोग निराश होकर दूर दूर तक जवाब न दिखने पर और उम्मीद की आस में इंटरनेट से पूछ लेते हैं, क्या देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट या यातायात की समस्या हल हो सकती है? और जवाब मिलता है कि इसका कोई पूर्ण समाधान संभव नहीं है, लेकिन वैकल्पिक परिवहन साधनों को बढ़ावा देने, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने और यातायात प्रबंधन रणनीतियों को लागू करने जैसे कई उपाय हैं जो इसे कुछ हद तक व्यवस्थित कर सकते हैं। और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की है, जिन्हें आगे आकर इस समस्या और इससे पैदा हुई तमाम अन्य समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की समस्या से बड़े ही नहीं बल्कि छोटे शहर भी जूझ रहे हैं। बड़े शहरों में तो एक हद तक फिर भी जो नगरीय निकाय हैं या जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो कुछ हद तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर काम करता है, लेकिन छोटे शहरों में पूरी तरह से निजीकरण की विषय वस्तु है। और एक शब्द किसी बड़े नेता ने इस्तेमाल किया था, कैटल क्लास। जिस प्रकार से हमारे ग्रामीण अंचलों में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं उनमें लोगों को ठूस कर भर कर ले जाते हैं, ना उनकी सुरक्षा की चिंता, न उनकी सुविधाओं की चिंता, और जो किराया मिलता है वो किराया तय मानक के अनुसार ही लेते हैं। और कई बार तो जब त्यौहार होते हैं और अन्य कई ऐसा समय होता है जब ट्रांसपोर्टेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब जमकर उगाही होती है। तो बड़े शहरों में ये एक बड़ी परेशानी कहें, लेकिन ये छोटे शहरों में भी एक संकट है और संकट का रूप लेता जा रहा है। और इसके कई बड़े कारण हैं, जो जिसमें सबसे मुख्य कारण है दिन ब दिन बढ़ती निजी वाहनों की संख्या। देश के बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता में चारों तरफ वाहनों का मकड़जाल दिखाई दे रहा है। अगर आप ग्रामीण अंचलों में देखें तो टू व्हीलर बेतहासा बड़े हैं, 4 व्हीलर भी बड़े हैं। बड़े शहरों में खासकर बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, ये सब, कोलकाता, ये सब ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण समय रोड पे ट्रैफिक में फंसे ज़ाया हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो पीक आवर्स हैं सुबह के टाइम और शाम के टाइम, वो पीक आवर्स में तो हालत बहुत ख़राब है। तो ईजी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक और जो बढ़ते वाहन हैं, जिसके लिए पूरा विश्व चिंतित है कि कार्बन उत्सर्जन ना हो, हम प्रदूषण पर रोक लगाएं। तो जब वाहन रोड पर ज़्यादा होंगे, एक प्राइवेट वाहन में 1 या 2 व्यक्ति होते हैं, जबकि उसी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में उसी जगह पे उसी अनुपात में
कम से कम 5-6 गुना ज़्यादा लोग सफ़र कर पाते हैं। दूसरा, कम खर्च का भी विषय है। तो ये सब समझने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दुनिया भर के कई विकासशील महानगरीय क्षेत्रों में बढ़ती यातायात भीड़ एक बड़ी समस्या बन गई। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लागू समय के कारण हर रोज मौजूदा सड़कों पर अनावश्यक रूप से ज्यादा भार बढ़ रहा है, जिसे सिलसिलेवार देखें तो कुछ इस प्रकार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लिए सड़क नेटवर्क सुरक्षा डेटा के संकलन में सामने आया है कि भारत में हर साल लगभग 3 लाख मौतों के साथ सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें कुल मौतों का 40% 2 पहिया वाहन, 18% 4 पहिया वाहन, 18% बसों और भारी ट्रकों, 10% पैदल यात्रियों, 2% साइकिल चालकों और 13% अन्य शामिल है। मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन। कभी कभी ट्रैफिक भीड़ केवल निर्माण या रखरखाव कार्य के कारण हो सकती है, क्योंकि जहां काम हो रहा है वो लेन बंद कर दी जाती है, जिससे यातायात बाधित हो सकता है। 4 पहिया वाहनों की बढ़ती संख्या। सड़क पर 4 पहिया वाहनों की अत्यधिक संख्या के कारण भी जाम की स्थिति बनती है। भारत की बढ़ती आबादी के साथ जब सड़कों पर वाहनों की संख्या क्षमता से ज्यादा होती है तो ट्रैफिक जाम होता है। ये उन यात्रियों के लिए एक निरंतर समस्या है जो रोजाना एक ही व्यस्त मार्ग से गुजरते हैं। समस्या तब होती है जब किसी शहर की आबादी इतनी तेजी से बढ़ती है कि उसका बुनियादी ढांचा उसे सहारा देने के लिए विकसित नहीं हो पाता है। पब्लिक कन्वीनियंस। सार्वजनिक परिवहन की कमी भी प्रमुख कारणों में से एक है। ये कारण लोगों को निजी परिवहन की तलाश करने और उसमें खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसे समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण बेंगलुरु, जो अपने यातायात की भीड़ के लिए बदनाम है, और ये समस्या पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन की कमी से भी संबंधित। साथ ही एक व्यक्ति के पास एक से ज्यादा वाहन होना भी इस परेशानी की वजह है। इसी के साथ कई और लापरवाहियां भी हैं, जैसे किसी घटना को देखने के लिए वाहन रोकना और वहां लंबी कतार लग जाना, जबकि इसी भीड़ में कोई फंसा होता है जो लेट हो रहा होता है किसी मीटिंग के लिए, ऑफिस जाने के लिए। वहीं दूसरी ओर मानसून में सड़कों पर 4 पहिया वाहनों की संख्या बढ़ जाती, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना सुलभ नहीं जितना होना चाहिए। साथ ही खराब सड़कें भी इसका एक मुख्य कारण है। हमारे देश में जनसंख्या के साथ साथ वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है, और ये सिर्फ ज़रूरत या सुविधा के लिए नहीं, बल्कि कुछ हद तक तो ये समाज में दिखावे के लिए भी हो रहा है, जिसके लिए मानसिकता भी मुख्य कारण है कि कोई आपके सामने घर से निकले तो घर के बाहर गाड़ियों की संख्या से ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि आप कितने साधन संपन्न और सक्षम हैं। लेकिन इस खोखली तस्वीर से इतर हकीकत देखें तो इसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक की स्थिति बद से बदतर हो रही है, और आगे आने वाले समय में गंभीर परिणाम की आशंका है। वहीं अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो बात बिल्कुल उलट है। जैसे सामुद्रिक दक्षिण पूर्व एशिया में बसा एक देश सिंगापुर या हांगकांग या जापान, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बेहतरीन उदाहरण है। जापान के प्रधानमंत्री ने तो, आप सब लोगों को याद होगा ये खबर, उस समय मीडिया की सुर्खियां बटोरी थी कि 30 सेकंड ट्रेन लेट होने पर जापान के प्रधानमंत्री ने वहाँ का जो सरकारी रेडियो है उस पर आके देश की जनता से माफ़ी मांगी थी। तो इतनी पंक्चुअलिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये प्रदर्शित करता है कि सरकारों की अगर इच्छा शक्ति हो तो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। खराब यातायात में अनुशासनहीनता भी मुख्य कारणों में से एक है, जो सड़कों पर ट्रैफिक की समस्या खड़ी कर देता है। जब आप सड़कों पर अपने वाहन के साथ सड़क पर भार बढ़ाते हैं तो जरूरी है कि सुगम यातायात के लिए बनाए गए नियमों का भी पालन करें। सिग्नल तोड़कर निकल जाना और फिर आगे के चौराहों या रास्तों पर जाकर जाम की समस्या पैदा करना अपने मौलिक कर्तव्यों के प्रति एक लापरवाही है, जो कई बार सड़क दुर्घटनाओं का भी कारण बनती है। सड़कों पर अतिक्रमण। हमारी व्यवस्था में ढील पोल होने के कारण लोग तो लापरवाही कर ही रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि जिम्मेदारों की तीर जैसी नजर इसको देख क्यों नहीं पाती। सड़क किनारे विक्रेता अपनी दुकानें लगाते हैं, जिससे वाहनों के लिए जगह नहीं बचती और यातायात बाधित होता है। अगर जिम्मेदार नियमों के साथ साथ इस पर ध्यान दे या फिर विक्रेताओं को व्यवस्थित जगह उपलब्ध करा दे तो इस समस्या से निजात मिल सकती है। एक और टर्म है जो ट्रैफिक पैटर्न से जुड़ा हुआ है, और वो है फैंटम ट्रैफिक जाम। फैंटम ट्रैफिक जाम तब होता है जब कोई छोटी सी बाधा, जैसे कि कार का तेजी से ब्रेक लगाना, जिससे ट्रैफिक पीछे की ओर चला जाता है,
भले ही सड़क पर कोई भौतिक अवरोध या कोई स्पष्ट कारण ना हो, फिर भी इसे ट्रैफिक धीमा पड़ सकता है या पूरी तरह से रुक सकता है। और ये अक्सर भीड़भाड़ वाले चौराहे, उनसे गुजरने वाली जुड़ने वाली गलियां और ट्रैफिक लाइट पर रुकावट पैदा करता है। ट्रैफिक को सही व्यवस्था के साथ ही प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। हमारे यहाँ रोड रेजिंग भी एक समस्या है। चें चें पों पों करते हुए वाहन एक दूसरे से बिल्कुल घसीट के चलते हुए वाहन, निकलते हुए वाहन, जब रोड पर उनमें से कुछ रगड़ खा जाती है, कुछ हो जाता है, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, तो रोज रोड पर ही मजमा लगता है। पार्किंग नहीं है, जिस स्तर से वाहनों की रजिस्ट्रेशन हो रही है, सरकार के पास डेटा है, तो ये वाहन रजिस्टर होके जाएंगे कहाँ रखे जाएंगे? रोड पर आएंगे तो कैसे इनका मैनेजमेंट होगा? तो खराब ट्रांसपोर्ट से कई नुकसान सामने आते हैं, जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य जो विषय है वो ये है कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी, 70% आबादी को सरकार राशन मुहैया करा रही। ये वो आबादी है जिसको कमाने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, मजदूरी के लिए, दिहाड़ी के लिए, रोज़मर्रा के कार्यों के लिए। उनको कई बार हॉस्पिटल से भी जाना पड़ता है, सरकारी दफ्तरों तक भी जाना पड़ता है। तब ये लोग बेहद ही ख़राब जो ट्रांसपोर्ट्स हैं, खटारा बसेस हैं, जिनमें न सुरक्षा है न सुविधा है। आप अगर कई ऐसे देश हैं वैश्विक स्तर पर जिनके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और प्राइवेट वाहनों में आप पाएंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स ज़्यादा बेहतर है। उनमें सुविधाएं प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट है उससे ज़्यादा हैं, क्योंकि वो सरकार द्वारा मैनेज किए गए। अगर हम अपने प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में तो जो मध्य प्रदेश सड़क पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़क निगम था, सड़क परिवहन निगम, रोडवेज, वो बंद हो चुका था घाटे की वजह से। तो सोचना हमें भी पड़ेगा कि हमारे सरकारी जो उपक्रम हैं वो सरकार के लिए सफ़ेद हाथी साबित हो जाते हैं। कहीं आपके जो रेम्यूनरेशन है, वेतन की मांग, भत्तों की मांग, फिर यूनिट बन जाती हैं, एक संघ बन जाता है, कर्मचारी संघ, फिर धरने प्रदर्शन। तो सरकार अपना बोझ हटाने के लिए उसको प्राइवेट कर देती है। आज मध्य प्रदेश में कोई भी सरकारी परिवहन सिस्टम काम नहीं कर रहा है। स्मार्ट सिटी की कुछ बसेस ज़रूर शहरों में चल रही हैं, लेकिन वो बसेस भी ऐसी हैं जिनकी कोई, आज डिजिटलाइजेशन के दौर में आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप देख सकें कि कौन सी बस किस रूट पर कब उपलब्ध है, कहाँ हमारा कॉरपोरेट हब है, कहाँ हमारा एजुकेशनल हब है, कहाँ हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ लोगों की आवाजाही ज़्यादा है, कहाँ कोर्ट्स हैं, कहाँ कलेक्ट्रेट हैं, कहाँ सरकारी ऑफिसेज हैं जहाँ लोगों को जाना ही है। हालांकि ट्रांसपोर्ट में मेट्रो पे काम हो रहा है, लेकिन मेट्रो जब आएगी निश्चित रूप से वो आम आदमी के लिए राहत देगी, लेकिन जो एंड यूज़र है या जो एक लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति है, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आता है, उसके लिए एफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। तो सरकार को उस तरफ भी सोचना पड़ेगा। और ये एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारी कॉलोनीज़ हैं, जो हमारे रहवासी स्थान हैं, उनसे मुख्य सड़क तक की कनेक्टिविटी, मुख्य सड़क से मुख्य जगहों की, जैसे कॉरपोरेट हब, जो ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, बड़े बाज़ार, वहाँ तक सहज उपलब्धता, फिर उनकी सुरक्षा और उनकी क्वालिटी। अगर हम हमारे रोड ट्रांसपोर्टेशन की बसेस देखें प्रदेश में, तो उनकी रोड पर चलती बेतरतीब धुआं छोड़ रही हैं, उनकी हालत जीर्ण शीर्ण है। तो उनका रख रखाव, उसको लेकर तमाम सारी भ्रष्टाचार की रिपोर्ट्स आती हैं। तो एक सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं सुधरा तो ये तय है कि जिस मात्रा में आप वाहनों की बिक्री हो रही है, जिस संख्या में वाहनों की बिक्री हो रही है और लोगों के पास निजी वाहन पहुंच रहे हैं,
सड़कें उन्हें संभालने के लिए सक्षम नहीं हैं। न सरकार के पास उतना बजट है कि वो उन रोड्स को उनका चौड़ीकरण कर दे, जगह ही नहीं है, एलिवेटेड करनी पड़ेंगी, बड़े प्रोजेक्ट हैं। एक जब फ्लाईओवर आता है सालों लग जाते हैं, ऐसा लगता है कि ये फ्लाईओवर जो है वो बिल्कुल आकाश मार्ग से, आकाश गंगा से आ रहा हो, तो फिर ये रोड्स, फिर क्या है आपके पास ऑप्शन? फिर दिल्ली जैसा ऑप्शन है, दिल्ली में फिर ऑड इवन करेंगे आप, लेकिन वो भी इस समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है कि एक सार्वजनिक परिवहन की सुविधा सरकार की जिम्मेदारी है, शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, स्वास्थ्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें जितना कम प्राइवेटाइजेशन हो उतना अच्छा। तो जो सरकारी परिवहन है, जो सार्वजनिक परिवहन है, आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में सरकारी परिवहन है ही नहीं। पूरे मध्य प्रदेश में जो है बसेस जो हैं वो प्राइवेट हैं, उनकी अपनी क्वालिटी, अभी कुछ बसेस अच्छी चली हैं जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं, चार्टर्ड बसेस हैं, लेकिन उनकी उपलब्धता बड़े शहरों के बीच में ही है, और जब वो चली तो उन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हालांकि वो भी पीपीपी मोड में हैं, उनको हम सेमी गवर्नमेंट कह सकते हैं, लेकिन उस रिस्पॉन्स को देख के सरकार ही अंदाज़ा लगा सकती है कि अगर हम बड़े जिलों से तहसील और उससे सुदूर अंचलों तक अगर हम एक अच्छी परिवहन सुविधा लोगों को उपलब्ध कराते हैं, ये तो हो गए वो परिवहन जो लंबे रूट के परिवहन होते हैं। एक इंटरसिटी परिवहन है जो शहर के अंतर्गत होता है, जिसमें हजारों लोग घर से रोज निकलते हैं, ऑफिस तक आते हैं, अपने काम के लिए सरकारी कार्यालय तक जाते हैं। वो जगह जगह पार्किंग से जूझते हैं, बेतरतीब वाहन खड़े करते हैं। अगर उन जगहों तक मैक्सिमम पॉइंट्स पर कनेक्टिविटी सरकारी और सुगम परिवहन की हो, तो मुझे लगता है कि लोग अपने जो परिवहन पर एक बहुत खर्चा आ रहा है, जो एक व्यक्ति है वो कार की ईएमआई भर रहा है, उससे ज़्यादा उसकी फ्यूलिंग पर उसका एक्सपेंस हो रहा है, लेकिन उसकी मजबूरी है क्योंकि वो रोज ऐसा सिरदर्द नहीं ले सकता जहाँ कोई सिस्टमेटिक परिवहन प्रणाली नहीं हो, उसे पता ही नहीं हो कि उसका ऑफिस अगर छूट रहा है तो उसको बस कितने बजे मिलेगी, कितने बजे ड्रॉप करेगी, ड्रॉप भी करेगी तो उसके बाद उसको लास्ट माइल तक जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। वहाँ से फिर वो 5, 6, 7 किलोमीटर जो उसकी कॉलोनीज़ हैं वहाँ तक कैसे जाएगा? तो एक समग्र प्लान बनाने की ज़रूरत है, और यह प्लान अगर सरकार समय रहते नहीं कर पाई तो आप सड़कें कितनी भी चौड़ी कर लें, आप कोई भी वैकल्पिक अन्य चीज़ें ले आएँ, सड़कों पर बढ़ती हुई ट्रैफिक की समस्या एक बड़ी और गंभीर समस्या सरकार के लिए होगी। खराब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कई नुकसान सामने आते हैं, या यूँ कहें कि खराब ट्रांसपोर्ट्स के कई साइड इफ़ेक्ट हैं। तो इन साइड इफ़ेक्ट्स पर देखिए एक विस्तृत रिपोर्ट। यातायात में भीड़ भाड़ के कारण वाहनों की गति धीमी हो जाती है, लंबी कतारें हो जाती हैं और यात्रा का समय बढ़ जाता है, जिससे आर्थिक लागत बढ़ने के साथ साथ महानगरीय क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन प्रत्यक्ष प्रभावों के अलावा भीड़ भाड़ तनाव पैदा करना, सुरक्षा से समझौता और जीवन की गुणवत्ता को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। ये फुटपाथ और सड़कों के किनारे की संपत्तियों जैसे गैर वाहन क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है। यातायात भीड़ भाड़ के प्रभावों पर नजर डालें तो भीड़ भाड़ से समय और संसाधनों की हानि होती है। ट्रैफिक में बर्बाद होने वाले समय का उपयोग अन्य कामों को पूरा करने में उत्पादक रूप से किया जा सकता है। वहीं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गाड़ियों का अचानक रुक रुक कर चलने से ईंधन की खपत बढ़ जाती है, जिससे वातावरण में अतिरिक्त कार्बन उत्सर्जित होने के कारण प्रदूषण का स्तर भी बढ़ जाता है। धीमी गति से चलने वाले यातायात के कारण कुछ हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकलते हैं, जो प्रकाश रासायनिक धुंध के लिए मुख्य कारण है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली है, जहां AQI का स्तर कभी 500 के नीचे नहीं आता है। वहीं यातायात की भीड़ के कारण तेज शोर 90 dB से ज्यादा होता है, जो ध्वनि प्रदूषण और वातावरण को असुविधाजनक बनाता है। ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैफिक को लेकर एक रिसर्च में दावा किया गया है कि 95% लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन इसे लेकर सरकारों द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आइए देखिए ये रिपोर्ट। बेंगलुरु शहर अपने खराब ट्रैफिक के लिए बदनाम है,
जहां बढ़ती यातायात अराजकता वाहन मालिकों को व्यक्तिगत वाहनों को छोड़ने पर मजबूर कर रही है। गैर सरकारी संगठनों के करवाए गए सर्वेक्षण में कहा गया है कि बेंगलुरु में यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगभग 30 मिनट ज्यादा लगते हैं। ये रिपोर्ट पर्सनल टू पब्लिक नामक एक अभियान का हिस्सा है जो बेंगलुरु में रहने वाले लगभग 4000 लोगों के सर्वेक्षण पर आधारित है। उनमें से ज्यादातर लोगों ने कहा है कि वे निजी वाहन को छोड़कर मेट्रो में यात्रा करने के इच्छुक हैं, जिसमें यात्रा करने का लगभग आधा समय लगता है। बेंगलुरु का निवासी हर दिन काम करने के लिए औसतन 10 किलोमीटर की यात्रा करता है। वहीं सर्वेक्षण में पाया गया कि शहर का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 13 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 58% लोगों ने कहा है कि वे हर दिन काम पर जाने के लिए निजी वाहन का इस्तेमाल करते हैं। 17% लोग बस या मेट्रो जैसे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हैं। एनजीओ बीपीएससी के अनुसार बेंगलुरु यात्री सर्वेक्षण के निष्कर्षों ने एक बार फिर स्पष्ट रूप से स्थापित किया है कि बेंगलुरु के नागरिक निजी वाहनों की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इच्छुक हैं। तो वर्तमान समय में हमारी सार्वजनिक परिवहन जो प्रणाली है उसमें आपको कहीं से भी जेहन में यह नहीं आएगा कि चल छैया 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 छैया। ये सार्वजनिक प्रणाली ऐसी है कि आपको कहना ही पड़ेगा कि चला चला ले ड्राइवर गाड़ी होले होले। जिस तरह की सड़कें हैं, जिस तरह के एक्सीडेंट हो रहे हैं, बढ़ती हुई प्राइवेट वाहनों की संख्या से जो एक्सीडेंट हैं उनकी स्थिति इतनी भयावह है, उनसे होने वाली मौतें जो बहुत ही संगीन अपराध हैं, जो बड़े क्राइम्स हैं, उनमें जो मौतें हो रही हैं उससे ज़्यादा मौतें एक्सीडेंट में हो रही हैं। हालांकि सरकारों ने सड़कों की बहुत अच्छी बेहतरी से सड़कों का जाल बिछाया है, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हों या राज्य मार्ग हों, दोनों में बहुत बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जिस प्रकार से प्राइवेट वाहनों की संख्या बढ़ रही है और जो व्हीकल कंपनीज हैं वो प्रचार प्रसार करके सुगमता से लोन उपलब्ध है और लोग एक पब्लिक स्टेटस तो ये बन ही रहा है, स्टेटस सिंबल बन रहा है, लेकिन इसके चलते जिस प्रकार की ये संख्या बढ़ रही है वो संख्या रोड्स पर एक्सीडेंट के रूप में सामने आ रही है। लोगों को एक तरह से कहना चाहिए इंटरसिटी कनेक्टिविटी नहीं है और शटल कनेक्टिविटी भी नहीं है। शटल कनेक्टिविटी मतलब नज़दीकी शहरों तक कनेक्टिविटी। कई लोग अप एंड डाउन करते हैं, जैसे रेलवे में एक एमएसटी बन जाता है, लेकिन वो रोड पर वो सुविधा उपलब्ध नहीं है रोड ट्रांसपोर्ट पर। तो इंटरसिटी, शटल कनेक्शन, ये सब ऐसे सब्जेक्ट हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, जिस देश का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मजबूत है वह देश अपने आप उसकी अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी मजबूती लाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा रोजगार इससे जनरेट होता है। प्राइवेट जब आप वाहन यूज़ करते हैं तो आप कंज्यूम करते हैं। प्राइवेट वाहन जब आप यूज़ करते हैं तो आपका कंजप्शन ज़्यादा होता है, आपका उपभोग ज़्यादा होता है। लेकिन जब आप प्राइवेट से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर जाते हैं, जब आप सार्वजनिक परिवहन पर जाते हैं, तब आप एक सेवा प्रदाता की सुविधाएं लेते हैं। तब आपका ये जो स्वरूप है परिवहन का, ये स्वरूप रोजगार में बदल जाता है। तब यह पूरी प्रणाली जो है वो एक तंत्र में विकसित हो जाती है। तो जितने भी विकसित देश हैं उनकी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली जो निजी परिवहन प्रणाली है उससे 10 गुना ज़्यादा बेहतर है। लोग बहुत ही विशेष परिस्थितियों में या बहुत ही निजी परिस्थितियों में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के इतर प्राइवेट व्हीकल्स की तरफ उसका जो है रुख करते हैं, क्योंकि वहाँ पार्किंग्स बहुत महंगी हैं, वहाँ उनको रखना बहुत महंगा है और सरकार ये समझती है कि परिवहन बहुत ज़रूरी है तो वो सारी सुविधाएं वो देती है। यहाँ सरकारों को चाहिए कि जो प्राइवेट वाहन है वो निश्चित रूप से विलासिता की विषय वस्तु हैं। जो हैवी व्हीकल्स हैं, एसयूवी जिनको स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स बोलते हैं, रोड पे स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स की कोई यूटिलिटी नहीं है, तो उन पर आप बढ़ाइए एक्साइज ड्यूटी और वो जो पैसा आप जनरेट करेंगे, पहले ही रोड पर बहुत आप टैक्स ले रहे हैं, उससे सार्वजनिक जो परिवहन प्रणाली उसको बेहतर करिए। क्योंकि अगर ये परिवहन बेहतर नहीं हुआ सार्वजनिक परिवहन तो फिर ये जो रोड हैं इस पर लोग थकते हाँपते जाम में फंसे हुए नज़र आएंगे और ये देश की एक और बड़ी और विकराल समस्या होगी। तो द नवीन पूर्वज शो में इतना ही। सार्वजनिक
परिवहन प्रणाली को लेकर आपके कोई सुझाव हों तो हमारे इस प्रोग्राम में हमें दीजिए और बने रहिए IND24 के साथ, देखते रहिए IND24। नमस्कार।